अरुण, एसआईआर पर बड़ा बवाल खड़ा किया गया विपक्ष की ओर से, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा बिहार चुनाव में, जब मैं भी ग्राउंड पर गई हूं, मैंने भी बात की लोगों से, तो वो अब उतना नहीं दिखाई दे रहा है। जब बाकी मुद्दे अगर हम बात करते हैं, आप मान रहे हैं इस बात को, एसआईआर से हटकर अब विपक्ष जो है वो युवाओं के मुद्दे पर जाएगा, वो बाकी मुद्दों पर जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अरुण जरा सा आपको रोकना चाहूंगी। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से क्या कह रहे हैं? ये जो है वो दम भर रहा है कि हम लोग तो दोबारा सत्ता में आएंगे और ये 5वीं बार जो है ताज बिहार का एनडीए के साथ सजेगा, उसको कैसे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ये लोग। बिहार परिवर्तन का मूड बना चुका है। बिहार के चाहे छात्र, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी लोग पूरी तरह से तैयार है सरकार बदलने के लिए। और सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग है, महागठबंधन के अंदर जो फॉर्मूला है और महागठबंधन का जो चेहरा है, ये कब तक फाइनल होगा? अब जल्दी हो जाएगा। आज लोग 1 बजे से बैठ रहे हैं, 1-2 दिन में सब हो जाएगा। कोई ऐसा है नहीं कि बहुत, उसमें भी कोई एक्सरसाइज बचा नहीं है। मोटा मोटी अपना इधर उधर लास्ट मिनट जो रहता है, टीदिंग प्रॉब्लम दूर करके सब घोषणा हो जाएगा। तो चेहरा होगा महागठबंधन का, कोई तेजस्वी यादव चेहरा होंगे महागठबंधन? नेचुरल चॉइस तो वही है, कोई दूसरा है नहीं। ठीक है अरुण, दबी छुपी जुबान में अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी वही बात कह दी, नेचुरल चेहरा तो वही है, कोई और दिख तो नहीं रहा है, बाकी बात करेंगे। कुछ खबर आपको मिली? देखिए, आज तो दबी छुपी जुबान में वो कह रहे हैं। आज के लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था और न्यूज 18 इंडिया पर उन्होंने साफ कहा था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। और देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के आने हैं। पिछली बार अगर आप देखिए, सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के थे। तो 19 विधायक लेकर के या 23 विधायक लेके या 17 विधायक लेके कोई 80 विधायक या 75 विधायक वाली सहयोगी दल के आगे निकल के मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा अमूल होता नहीं है और ये आरजेडी होने भी नहीं देगी। और इसलिए तेजस्वी यादव ही चेहरा है और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। बस एक रणनीति है कि पहले घोषणा करनी है कि बाद में घोषणा करनी। जहां तक आपने एसआईआर की बात की थी कि अब विपक्ष और मुद्दे उठाएगा, हाँ, अब विपक्ष ने और मुद्दे उठाने की ठान ली है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, बाढ़ की बात हो। उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में जो 2 संशोधन या बदलाव किए, उसके आदेश के मुताबिक पहली बात तो है कि जिन लोगों का नाम कटा है 65 लाख लोगों का, वो अपने ग्राम पंचायत में या बीडीओ के दफ्तर में या वेबसाइट पर हर जगह उनका नाम प्रकाशित करिए, उनका एड्रेस दीजिए ताकि सबको पता चले कि उनका नाम कटा है तो वो जाके जुड़वा सकें। पहली बात। दूसरी बात, आधार को जिस तरह से मान्यता दी तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र नहीं थे। कुछ लोगों के बाढ़ में बह गए थे, कुछ लोगों के बाप दादा का पता नहीं था कि वो कहां रहते थे, माइग्रेट कर गए थे या दूसरे प्रदेशों में रहते थे। उसको भी आधार को जब मान लिया तो एसआईआर की प्रक्रिया का जो विरोध था वो थोड़ा कुंद जरूर हो गया था और इसीलिए अपोजिशन उस मुद्दे को अभी भी उठा रहा है। देखो, अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और कहा कि 23 लाख महिलाओं के वोट करके दलित महिलाएं हैं, माइनॉरिटी महिलाएं, लेकिन धार उसकी कुंद जरूर हो गई है, इतना आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। उस बॉल को छोड़ देना ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि उस पर बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने। चंद्रमोहन, एक तो आप कहीं जा रहे हैं शायद कोई रिएक्शन करने के लिए, दूसरा ये कि हम बात कर रहे थे अभी अरुण से कि एसआईआर का मुद्दा आप कहीं थोड़ा दबता हुआ दिख रहा है, विपक्ष बाकी मुद्दों की तलाश कर रहा है। एक रिएक्शन आ रहा है, जरा सुन लेते हैं। जी को कौन रोकेगा? गिरिराज सिंह थे केंद्रीय मंत्री, कुछ कह रहे थे, वो क्लियर नहीं हो पाया, हम दोबारा आपको सुनवाएंगे। नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज, मैं चंद्रमोहन फिर आपका रुख करती हूँ। नीरज बताएं। आवाज नहीं मिल रही है। चंद्रमोहन, बात पूरी करें। एसआईआर का मुद्दा अब कहीं थोड़ा गायब होता दिखाई दे रहा है, बाकी मुद्दों पर विपक्ष को खेलने की जरूरत है और शायद वो शुरू भी हो गए। ठीक है, रुक करेंगे। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो आपको जानकारी साझा करें। एक बार स्क्रीन आपको समझा देते हैं। हम आपको ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो ये कि क्या क्या संभावना है, 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। नीचे हम आपको जितने अब तक चुनाव बिहार में हुए हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं, किसके पास कितनी सीटें आई हैं, कौन कितनी सीटों से जीता है, ये आप पूरी स्क्रीन को समझ लें। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने वाला है और उसके जो 5 बड़े पॉइंट्स हैं वो ये कि एक तो 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान हो जाएगा, छठ पूजा भी इसी दौरान, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है।
तो बिहार चुनाव जिसका इंतजार किया जा रहा था, अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान सभी के सामने होगा। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, आरजेडी जब जब निकल रही है, या तेजस्वी यादव आपने जब बात भी की, वो इस बार युवाओं को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन क्या आप एक बात मानते हैं कि जो पुरानी चीजें रही आरजेडी से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए और आरजेडी के लिए नुकसान कर देती हैं खड़ा? देखिए, जो पास्ट होता है वो पीछा जल्दी छोड़ता नहीं। तेजस्वी यादव ने, अगर आपको याद हो, 2015 का जो चुनाव था और प्रशांत किशोर सलाह दे रहे थे उस समय महागठबंधन को, तब उन्होंने कहा था कि लालू यादव की तस्वीर जो है वो हटा दी जाए। जो बोर्ड्स हैं, जो बिलबोर्ड्स हैं, या फिर जो पोस्टर हैं, जो बैनर हैं, और मैंने देखा था खुद जाके अपनी आंखों से कि जो आरजेडी का प्रदेश का दफ्तर है जो पटना में, वहां पर लालू यादव की अमूमन 1 या 2 तस्वीर वो भी अंदर थी। बाहर जितने भी पोस्टर बैनर लगे थे उसमें तेजस्वी को चेहरा घोषित कर दिया था। प्रशांत किशोर ने यही बताया था कि आप उस जो जंगल राज या फिर जो एक तरह से माफिया राज का टैग लगा था उनके ऊपर, उनको हटाने का एक ही तरीका है कि उनको ही आप गायब कर दीजिए तस्वीरों से। तो वो आपने देखा था। जहां तक युवाओं की बात आपने की, तेजस्वी यादव इसलिए भी युवाओं के पीछे जा रहे हैं या उनसे बात करना चाहते हैं या उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने दावा किया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, वो उनका वादा था। और आपने देखा था कि तेजस्वी यादव उस बात को बुलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नीतीश को मजबूर किया। एक तरह से उनका यह दावा है कि वो लाखों युवाओं को नौकरी दें। तो युवा, आप देखेंगे गांव में, खेड़े में आप जाएंगे, सरकारी नौकरी को लेकर के आज भी बहुत ज्यादा क्रेज है और लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में एक घर का व्यक्ति चला जाए तो 60 साल तक उसकी कम से कम एक गारंटी हो जाती है। एक व्यक्ति पे हमने अब तक बात नहीं की, आपने बड़ी सारी बातें बताई, वो है प्रशांत किशोर। अब तक चुनाव लड़वाते थे, अब चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है कि जो उनकी रणनीति है, और ये तो देखिए क्लियर है, पहला कोई चुनाव लड़ता है, जरूरी नहीं है कि वो एक पद तक पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहा है, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी कई सारे चुनाव होते हैं। देखिए, मैंने प्रशांत किशोर का जब इंटरव्यू किया था तो मैंने यही सवाल पूछा था कि कांसीराम कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो इसलिए कहते थे कांसीराम क्योंकि तब प्रचार के माध्यम इतने तेज नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था कि आज ने आपने ये बात कही और तुरंत लोगों के कान तक पहुंच गई। रैली करनी पड़ती थी, रेडियो, टीवी, बहुत कम संचार के माध्यम थे जिससे आपकी बात लोगों तक पहुंचती है। तो प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज जो उनकी पार्टी है वो बहुत तेजी से युवाओं में और खास तौर से जो शहरी मतदाता है उन तक पहुंची है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सशक्त है और प्रशांत किशोर ने चुनाव जितवाए हैं। अब खुद चुनाव लड़ने गए हैं तो 2 बातें हैं। पहली बात तो उनकी भी एक तरह से उनका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि आप चुनाव जितवा सकते हैं, क्या खुद भी जीत सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया था, लेकिन तब आप नई पार्टी बना के तुरंत सरकार बना लें, आप देखिए जो है अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन तब उसका बैकग्राउंड क्या था कि अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरा देश करप्शन के खिलाफ खड़ा था, एक विकल्प के रूप में आप नजर आए। बिहार में मतलब नहीं रहा। मुझे जो एक चीज समझ आई है कि जो भीड़ आपकी स्क्रीन पर दिखती है या रैलियों में दिखती है, वो वोट में कितनी तब्दील होती है। और अगर ऐसा होता तो काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होती। हालांकि वहां पर समीकरण कुछ और रहे। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए, नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, उस वक्त आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए, विपक्ष पार्टी की इस बार सबसे बड़ी चुनौती अगर बिहार में, एक तो चेहरा है कि चेहरे का अनाउंस करे इंडिया ब्लॉक के लोग, और विपक्षी पार्टियों की खासकर महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस महागठबंधन का वही था, यानी 30 बिहार की कुल 30% सीटों पर महागठबंधन की 40% विधायक जीतकर आए थे। तो पहला चरण यानी शाहाबाद और मगध का जो इलाका था, मैं भी वहां मौजूद था, तो वहां उस जीत को दोहराना, एनडीए को पछाड़ दिया था इस पूरे इलाके में, और लोकसभा चुनाव में भी पछाड़ दिया था महागठबंधन के सांसदों ने। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले पवन सिंह का जिक्र किया। देखिए, पवन सिंह की वजह से ही वहां एनडीए उम्मीदवार जो कि उपेंद्र कुशवाहा थे, उनकी हार हुई थी। और दूसरे नंबर पे पवन सिंह आए थे और पहले नंबर पे महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार आए थे। तो उस इलाके में कैसे महागठबंधन को चुनौती दी जाए, ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, और कैसे महागठबंधन अपनी पुरानी जीत को दोहराए, ये महागठबंधन के लिए भी चुनौती है। तो शाहाबाद और मगध का इलाका महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और दूसरे और तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था पिछली बार, उसमें एनडीए को बढ़त मिली थी, और ये कहा गया था कि पिछली बार दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में ही आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन का हिस्सा थी, उनकी हार हुई थी। पहले चरण में तो जीते थे, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जाके बिहार में हार गए।